हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी सारे फार्मूलेस बनते हैं और काफ़ी सारे फार्मूलोस का डेरिवेशन भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, देन द वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। इसका मतलब है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट एक हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे कि नाइक्रोम वायर होता है उनसे गुजरता है तो जो वायर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और हमारा हीट प्रोड्यूस करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग स्टेबलाइजर के फॉर्म में ले सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे आप लोग घर में टीवी वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे जो स्टेबलाइजर लगा हुआ होता है वो काफ़ी देर तक इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोट होने के कारण तो उसमें हीट जनरेट हो जाती है, यानी कि उसमें हीट काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो वो रेजिस्टेंस की वजह से ही होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ पे भी वही चीज़ लग रही है कि जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स होते हैं द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऐसे सर्किट्स जिसमें रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है तो उसमें जो हमारी एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आगे धीमे धीमे आप सभी लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से होता है। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जैसे मैंने आप सभी लोगों को स्टेबलाइजर का एग्जाम्पल दिया, इलेक्ट्रिक हीटर के फॉर्म में बताया। जब सर्दियों में हम लोग हीटर चलाते हैं तो हीटर में भी हम लोग जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो हम लोगों की हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे कि हम लोगों को हीट मिलती है। इलेक्ट्रिक आयरन में भी यही सारी प्रोसेस लगती है। अब आगे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसको। तो व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस V देन वर्क, यानी कि आप सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ से W का फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग V इंटू क्यू। W इक्वल टू वी क्यू, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ यहीं से हम लोग कई सारे फॉर्मूलेस भी बना सकते हैं। Q इक्वस टू आई इंटू टी आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं, तो Q की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने आई टी रख दी। तो यहाँ से W इक्वस टू वी आई टी हम लोगों को एक फॉर्मूला मिल गया। अब जब V की फॉर्मूला यहाँ पे V इक्वस टू आई आर, यानी कि ओम्स लॉ भी होता है हम लोगों का I इक्वस टू वी अपॉन आर, तो यहाँ से V इक्वस टू आई आर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यही वैल्यू V की यहाँ पे पुट कर दी। तो V इक्वस टू आई आर और आई टी पहले से ही लिखा हुआ था, तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे W इक्वस टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बना है, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है ये हमारा पूरा हम लोग इसको हीट के फॉर्म में यहाँ पे इक्वल कर सकते हैं। यानी कि जो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी वर्क डन होता है हम लोग उसको एनर्जी के फॉर्म में मान सकते हैं। तो यहाँ पे W इक्वल टू एच क्या होता है यहाँ पे हम लोगों की एनर्जी जो कि हीट के फॉर्म में होती है। तो वर्क इक्वल टू एनर्जी होता है। अब यहाँ पे वो एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में है, तो हम लोगों ने W को H के बराबर मान लिया। तो यहाँ पे H इक्वल टू आ गया हम लोगों का आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज नॉन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हम लोगों का क्या क्या इंप्लाई करता है, तो इस लॉ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हीट होती है वो हमारी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग करंट इंक्रीज करेंगे यानी कि तो हीट इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे जो चीज़ आई है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी। यही मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बताया था कि जब हम लोगों के स्टेबलाइजर वगैरह होते हैं, यानी कि जो हीटर वगैरह होते हैं, उनमें हाई रेजिस्टिव वायर्स लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे नाइक्रोम का वायर लगाया जाता है। नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। उसमें भी हम लोग ऐसे वायर्स यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट बढ़ने पर मेल्ट नहीं होते हैं। अब नाइक्रोम की जगह अगर और कोई वायर लगाते हैं अगर जैसे हीटर में, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ही ज़्यादा होता है उन वायर्स को हीटर्स में भी यूज़ किया जाता है। तो H प्रोपोर्शनल R का मतलब है कि रेजिस्टेंस अगर हाई है तो हीट भी हाई है। कि दिस लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हम लोगों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, यानी कि रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो हीट भी इंक्रीज होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अब डायरेक्टली और इनवर्सली आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि अगर हम लोग करंट को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा। तो ये हम लोगों ने ओम्स लॉ से सीखा था। तो इनवर्सली का मतलब होता है एक को बढ़ाया तो दूसरा घट जाएगा, जबकि डायरेक्टली का मतलब होता है कि एक को बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ेगा।